नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकॉनमी और इंडियन इकॉनमी में आज जो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं राजकोषीय नीति। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए। अभी इसके पहले हमने आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा के कंप्लीट किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इकोनॉमी की। तो देखिए, इकोनॉमी में आपको पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है। आप इसमें इकोनॉमी में कुछ ऐसे टॉपिक है जो अच्छे से आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन दिमाग से पढ़िए और स्मार्ट स्टडी कीजिए, सब कुछ रटने का प्रयास नहीं कीजिए। यूपीएससी बेसिकली क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, सब आप नहीं पढ़ सकते हो, आप अर्थशास्त्री नहीं बन सकते हो। तो हम आपको फिस्कल पॉलिसी इस तरीके से सिखाएंगे जिससे कि यूपीएससी का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा क्लास से। ओके, तो चलिए फिस्कल पॉलिसी की बात आज हम लोग करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इजी तरीके से इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे जैसा कि हमारा अपना तरीका है। तो राजकोषीय नीति, अब इसको हम तोड़ देते हैं इस शब्द को। पहले तो जाने राजकोषीय नीति होती क्या है ना, इसको पूरा बहुत अच्छे से समझते हैं। ये होती क्या है बेसिकली, आप ये तो जाने। तो राज्य के कोष का प्रबंधन, जो स्टेट होता है, जो देश है हमारा, उसका एक फंड होता है, मतलब समझ रहे हो, फंड, कोष, उसका मैनेजमेंट राजकोषीय नीति में किया जाता है। तो राज्य के कोष का प्रबंधन, राज्य के कोष का प्रबंधन, पहली बात तो मैनेजमेंट ऑफ स्टेट फंड है ना, मैनेजमेंट ऑफ स्टेट फंड। दूसरी बात आय व्यय का प्रबंधन, ठीक है। दूसरा इसमें क्या किया जाता है, आय व्यय का प्रबंधन इस पॉलिसी में है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अब इतनी बात आपको समझ में है कि राजकोषीय नीति में एक्चुअल में क्या किया जाता होगा। तो दो बातें यहाँ पर हमने आपको बताई, राज्य के कोष का प्रबंधन किया जाता है और आय व्यय का प्रबंधन किया जाता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा प्रीलिम में, तो जैसे लिखेगा राजकोषीय नीति के बारे में क्या सही नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आया, तो अब आपको यह पता चल गया कि राजकोषीय नीति की बात कर रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं राज्य की आय व्यय के मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बात कर रहा है, या राज्य का जो फंड है, जो कोष है, उसके मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बात इसमें की जा रही है। और अगर आप राजकोषीय नीति का मतलब ही नहीं समझोगे तो फिर उसका क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं, एक तो हमारा जो यूपीएससी है वो हिंदी में जो क्वेश्चन पूछता है, हिंदी लैंग्वेज बड़ी टफ होती है, ट्रांसलेटेड होती है ना इंग्लिश से हिंदी, तो वो बहुत ज़्यादा टफ होती है और बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, और जब समझ नहीं पाते तो उसका आंसर दे नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत सरल होता है सवाल, बहुत कठिन नहीं होता है। अगर आपने उसको पकड़ लिया, उसका मीनिंग समझ लिया, तो आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि विकल्प तो आपके सामने ही है ना, आंसर तो आपको दिया है ना, उसी में छांटना है कि कौन सा है। आंसर तो आपके सामने लिखा है। तो हम इतनी क्वालिटी यहाँ पर डेवलप कर लें कि यूपीएससी बेसिकली हमें फंसाता कहाँ है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उस चीज़ को सही से हम अगर काम कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर। तो दो बातें यहाँ पर आपने देखी। आगे इसमें और भी हम अभी बातें करते हैं राजकोषीय नीति पे, और भी बहुत सारी बातें हम लोग अभी करने वाले हैं। तो जैसे राजकोषीय नीति का संबंध राजस्व या पब्लिक फाइनेंस से कहीं ना कहीं ये संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो टर्म मैं आपको यहाँ और लिख रहा हूँ, जैसे राजस्व या लोकवित्त। राजस्व मतलब रेवेन्यू। अब रेवेन्यू पे हम पूरी चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। राजस्व या लोकवित्त, पब्लिक फाइनेंस, लोकवित्त, इसको इंग्लिश कहते हैं पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो ये राजस्व और लोकवित्त की अगर जहाँ बात होती है तो ये एक्चुअल में सरकार से संबंधित होती है, सरकार से संबंधित।
सरकार से संबंधित। तो राजस्व या लोक वित्त ये किससे संबंधित है? सरकार से। जब भी हम ये टर्म यूज करें, राजस्व, लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, तो मतलब ये पब्लिक मतलब ही होता है सरकार, है ना, गवर्नमेंट, तो सरकार से संबंधित है। तो राजस्व या लोक वित्त के विभिन्न पहलुओं को प्रमाणित करने वाली नीति को सामान्य तौर पर राजकोषीय नीति कहा जाता है। क्लियर? तो अब यहां पर समझो, यानी राजस्व या लोक वित्त, रेवेन्यू और पब्लिक फाइनेंस के विभिन्न पहलुओं के प्रमाणित करने वाली नीति विभिन्न पहलुओं को प्रमाणित करने वाली नीति। अब देखिए, एक एक शब्द को तोड़ देंगे और इतने आसानी से आपको मैं समझा दूंगा कि आप भूलोगे नहीं कभी। नीति को सामान्य तौर पर राजकोषीय नीति या बजटरी नीति कहते हैं। नीति को सामान्य तौर पर राजकोषीय नीति या बजटरी नीति, बजटरी नीति कहते हैं। बजटरी पॉलिसी एक टर्म और मिला। तो फिस्कल पॉलिसी में किसका काम होता है? यही राज्य के कोष का प्रबंधन, आय व्यय का प्रबंधन। आय व्यय किसका? सरकार का, राज्य का। ठीक है। तो राजस्व में आय, है ना, व्यय, ये सब कुछ होता है, देखेंगे अभी। ठीक। तो राजस्व या लोक वित्त के जितने भी पहलू होते हैं, ठीक है, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू और पब्लिक फाइनेंस को प्रमाणित करने वाली पॉलिसी को सामान्य तौर पर बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये पहले कॉन्सेप्ट आप समझो इसके, और फिर ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर? तो अच्छा, इसी में हम लोग बजट वगैरह भी पढ़ेंगे पूरा। ठीक है। तो उस चीज़ को भी अभी हम लोग समझेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक एक टर्म को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चलो। तो अब हम लोग और आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि इससे अगर हम लोग बात करें सार्वजनिक व्यय, करारोपण और हीनार्थ प्रबंधन, एक मिनट, हाँ, ये कुछ टर्म मैं यहां पर लिख रहा हूं। सार्वजनिक व्यय, करारोपण, टैक्सेशन, करारोपण तथा हीनार्थ प्रबंधन हम हीनार्थ प्रबंधन के लिए एक शब्द और यूज करते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं, नीति कहते हैं। फिर एक नई परिभाषा। तो ये जितने तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उतने तरीके से हम आपको राजकोषीय नीति समझाने का प्रयास करेंगे यहां पर। ठीक है।
तो ये जो घाटे की वित्त व्यवस्था है इसको इंग्लिश में कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। उसी को ऋणार्थ प्रबंधन भी कहते हैं। ठीक है, टैक्सेशन और सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये जो टर्म यूज हुए हैं। तो अब ध्यान से समझो, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय यानी सरकार का व्यय, टैक्सेशन यानी जो कर लगाए जाते हैं, तथा घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसी को हम राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। क्लियर? इसको भी याद रखना। तो फिस्कल पॉलिसी का संबंध किससे है? सार्वजनिक व्यय, करारोपण और घाटे की वित्त व्यवस्था। अब आपके दिमाग में ये घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है, अभी हम आपको बताएंगे, है ना, इसको आगे देखेंगे। या ऐसे ही बता देता हूँ कि घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब होता है कि आय कम हो और व्यय ज़्यादा हो, आय इनकम कम हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो घाटा हो जाएगा ना। तो उस घाटे को मैनेज कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो मैनेज करने के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ता है सरकार को, और नई करेंसी छपवाई जाती है, और उस नई करेंसी के माध्यम से छपवाकर घाटे की वित्त व्यवस्था, हीनार्थ प्रबंधन को मैनेज किया जाता है। आगे इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जैसे अगर सरकार आरबीआई से नई करेंसी छपवाती है और उससे घाटे को मैनेज करती है, नई करेंसी छपवा के, तो घाटे की वित्त व्यवस्था हो गई। और घाटे की वित्त व्यवस्था किससे रिलेटेड होती है? राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति से संबंधित हो गए ना घाटे की अर्थ। अब आपसे पूछ लेगा, अब देखो क्वेश्चन बना देगा। देखिए प्रीलिम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन लिख देगा लिख देगा राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय नीति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कीजिए। और एक कथन दे दिया, राजकोषीय नीति का संबंध टैक्सेशन सिस्टम से है। राजकोषीय नीति का संबंध करारोपण से है। करारोपण से है। दूसरा, राजकोषीय नीति में घाटे की वित्त व्यवस्था को मैनेज किया जाता है, या राजकोषीय नीति का संबंध हीनार्थ प्रबंधन से है। हीनार्थ प्रबंधन से है। ठीक, अब इसमें कूट बना देगा, केवल एक सही, केवल दो सही, एक व दो, दोनों सही, दोनों सही, ना तो एक सही और ना ही दो सही। तो बताओ स्टूडेंट, इसमें क्या आंसर होगा? ठीक है, तो आप समझ चुके हैं, यहां पर आप समझ चुके हैं राजकोषीय नीति का संबंध है ना, किससे है? तो राजकोषीय नीति का संबंध करारोपण से है, आपको समझा दिया गया। सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, राजकोषीय नीति का संबंध हीनार्थ प्रबंधन से है, वो भी सही है। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो कर लोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक व दो, दोनों सही है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देखो कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो प्रीलिम में उसे हम कैसे यूज करेंगे, ये एक बड़ी बात है। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें, किसी भी टॉपिक को पढ़ें, तो हम उसको इस तरीके से पहले समझें, उसका कॉन्सेप्ट समझें, और फिर देखें यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन हम फ्रेम करने का प्रयास करें, तो वो आसान हो जाएगा।
तो यूपीएससी जो क्वेश्चन यहाँ से इकोनॉमी से पूछेगा इसी टाइप के पूछेगा। हाँ, थोड़ी उसमें जो टर्म यूज हो जाते हैं हिंदी वाले वो ट्रांसलेटेड होते हैं, तो बहुत बार बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं। अगर वो टर्म उनको क्लियर हो जाए तो उसका आंसर निकालना बहुत आसान होता है और आराम से आप आंसर उसका निकाल सकते हैं। क्लियर? चल, तो अब तक आप समझ चुके हैं राजकोषीय नीति का मतलब। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब और आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय का मतलब आप राजकोषीय नीति का समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ सार्वजनिक व्यय, इसको समझते हैं। ये क्या है? सार्वजनिक व्यय कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसके बहुत सारे मायने हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय इसको कहते हैं इंग्लिश में पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, तो सार्वजनिक व्यय करता कौन है? जब भी कभी सार्वजनिक शब्द आ जाए इसका मतलब सरकारी, ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो पब्लिक मतलब सरकार यानी राज्य। तो राज्य का अस्तित्व सामाजिक वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति के लिए होता है। ठीक है, ये जब हमने आपको इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था, याद करो। अगर याद नहीं है तो आप पिछले लेक्चर देखो, उसे रिवाइज करो तो आपको फिर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि देश में कल्याणकारी कार्य करना है, तो कल्याणकारी कार्य वेलफेयर कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट? प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करती है। अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा वहाँ से वो हट जाएगी। कौन? प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर बेसिकली उसको हम बाजार व्यवस्था कहते हैं। याद करो, मार्केट प्रणाली। ठीक है, तो मार्केट प्रणाली में प्राइवेट सेक्टर काम करता है और प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, वो वेलफेयर करने के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, चैरिटी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर सरकार काम करेगी तो अगर देश में गरीब लोग हैं तो उनको भी ध्यान में रखकर करेगी, कोई भी चीज़ गरीबों तक पहुंचाएगी, उनका कल्याण करेगी। ठीक है, तो राज्य किस लिए है? राज्य का अस्तित्व किस लिए है? सामाजिक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति के लिए। तो राज्य का अस्तित्व, राज्य का अस्तित्व सामाजिक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति के लिए होता है। सामाजिक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति के लिए होता है। आपूर्ति मतलब सप्लाई, है ना, जिन्हें बाजार नहीं पहुंचाता। अगर बाजार जो है वो सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए काम नहीं करेगा, वो तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सामाजिक वस्तुएं और सेवाएं क्या है? देखो, मतलब समाज के हर वर्ग को वो पहुंचाए, मतलब समझ रहे हो, गरीबों को भी पहुंचाए, वेलफेयर का काम सरकार ही करेगी। ठीक, तो इसके लिए सरकार का क्या होगा? व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ध्यान से ना, एक एक टर्म समझो तभी आप यूपीएससी को समझ पाओगे। तो जब राज्य सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए काम करेगी तो इसमें सरकार का खर्च होगा कि नहीं होगा? जो खर्च होगा उसी को कहेंगे सार्वजनिक व्यय, उसी को कहेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ये सामाजिक वस्तुएं और सेवाएं हैं क्या? ये जो हमने टर्म यूज किया है, ठीक है, तो सामाजिक वस्तुएं सेवाएं क्या हैं? तो फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण अगर हम लोग दें तो उदाहरण के तौर पर जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, प्रशासनिक सेवा, ये सेवा हो गई। अब देखो,
जैसे रक्षा पर सरकार खर्च करती है, तो रक्षा सरकार अपनी थोड़ी ना रक्षा कर रही है, देशवासियों की रक्षा कर रही है ना। तो वो क्या होगा, सामाजिक वस्तु हो गई, वो किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए हो तो वो प्राइवेट हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। ये सामाजिक हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है। तो सामाजिक वस्तुओं पर जो व्यय होगा, ठीक है, यानी सामाजिक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जो व्यय होगा वो सार्वजनिक व्यय होगा, है ना। और सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय होगा वो सार्वजनिक व्यय होगा, वही सरकार का व्यय होगा। क्योंकि सामाजिक सेवाएं और सामाजिक वस्तुओं की आपूर्ति करता कौन है, राज्य अर्थात सरकार। तो यही होगा सरकार का व्यय, इसी को बोलेंगे सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है समझ में आया, ठीक है। अब देखो जैसे स्वास्थ्य पर, जैसे मान लो सरकार सरकारी हॉस्पिटल खुलवाती। अब जो देश की बहुत गरीब जनता है, अभी मान लो कोविड आ गया, है ना, तो कोविड आ गया तो कोविड में बहुत सारे वैक्सीनेशन हुआ, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दी गई, उस पर खर्च हुआ ना, तो उससे खर्च हुआ कि नहीं हुआ। तो वो एक सेवा थी ना, हेल्थ वाली, हेल्थ फैसिलिटी थी, हेल्थ सर्विस थी, तो उसमें व्यय हुआ सरकार का, इसी को तो कहेंगे सार्वजनिक व्यय, यही तो होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब जैसे प्राइमरी एजुकेशन, सरकार प्राइमरी एजुकेशन उपलब्ध कराती है, प्राइमरी स्कूल खुलते हैं, ठीक है, तो इस पर सरकार का खर्च होता होगा, टीचर रखती है, टीचर को पेमेंट किया जाता है, बिल्डिंग बनती है, ठीक है। तो ये प्राथमिक शिक्षा, ये क्या है, एक प्रकार की ये सामाजिक सेवा है ना। सामाजिक सेवा कौन करेगा, हम या सरकार, प्राइवेट नहीं करेगा, प्राइवेट तो पैसे लेगा, सरकार सामाजिक सेवा करेगी। और सामाजिक सेवा पे ऐसा नहीं कि सामाजिक सेवा कर रही है तो उसमें सरकार का खर्च तो होगा ना, तो उस खर्च को क्या बोलेंगे, सार्वजनिक व्यय। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखो प्रशासनिक सेवा, ऐसे देश में प्रशासन चलाने के लिए जो बड़े बड़े ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं, मतलब सेलेक्ट किए जाते हैं, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, तो आप जब सेलेक्ट होंगे तो आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी और आप प्रशासन में जाकर भागीदारी निभाएंगे। तो प्रशासनिक सेवाएं आप देंगे तो क्या वो फ्री में देंगे ना, आप फ्री में तो नहीं देंगे, आपको तो सैलरी मिलेगी। आपको सैलरी कौन देगा, सरकार, ठीक है। तो आपके माध्यम से सरकार समाज के लिए सेवाएं उपलब्ध कराएगी, लेकिन आपको तो सैलरी देगी। तो इस पर भी जो व्यय होगा उसको क्या कहेंगे, सार्वजनिक व्यय। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सार्वजनिक व्यय क्या होता है, क्लियर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप ये हमें जरा बताओ कि सरकार का ये जो व्यय होगा ये सरकार लाएगी कहां से, सरकार क्या करती है, सरकार कहां से लाएगी, सरकार के कोष में पैसा आएगा कहां से, जहां से सरकार सार्वजनिक व्यय करेगी। सोचो, है ना, सोचने वाली बात है, ठीक। यही तो राजकोषीय नीति में किया जाएगा सब कुछ, क्लियर। तो ये सार्वजनिक व्यय हुआ। तो इन वस्तुओं की व्यवस्था राज्य बजट द्वारा करेगी। ये कहां से करेगी, तो इन वस्तुओं की व्यवस्था राज्य बजट द्वारा करती है, ठीक। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, इन वस्तुओं की व्यवस्था सरकार बजट द्वारा करती है, सरकार बजट द्वारा करती है। और जब बजट शब्द आ जाए तो बजट में क्या होता है, आय और व्यय, आय और व्यय। तो अभी इसको हम लोग और सीखेंगे। तो इन वस्तुओं की आपूर्ति ही सार्वजनिक व्यय होता है। तो ये जो वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है, ठीक है, इसी पर जो व्यय होता है उसी को सार्वजनिक व्यय बोला जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। अब ये सार्वजनिक व्यय की आपूर्ति कैसे होगी भाई, देखो भाई, इससे क्या करेगी सरकार, कर लगाएगी, कर, टैक्सेशन, करारोपण, ठीक है। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, ये पैसा कहां से लाएगी, तो करारोपण, कर लगाएगी, करारोपण जिसको कहते हैं, ठीक है। आप देखिए बहुत सारे कर लगते हैं, कहीं सर्विस टैक्स लगता है, कहीं कुछ लगता है ना।
आय कर लगता है, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लगती है, लेती सरकार, ठीक। तो इससे सरकार की इनकम होगी, ठीक है। तो कैसे मैनेज करेगी, हमें यहाँ खर्च करना, तो मैनेज कैसे करेंगे, दूसरे से लाएंगे, तो टैक्सेशन, ठीक है। और अगर ये कम पड़ गया, इससे पूर्ति नहीं हुई, व्यय ज़्यादा हो रहा है, टैक्स उतनी इनकम हुई नहीं, तो सरकार क्या करेगी, ऋण लेगी, है ना। तो सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण ऐसे मैनेज करेगी, कहीं से ऋण लाएगी, पब्लिक बारोइंग, क्या कहते हैं इसको, सार्वजनिक ऋण को पब्लिक बारोइंग, ठीक। और क्या करेगी, जब इससे पूर्ति नहीं हुई, हमने सरकार ने टैक्स भी लगा लिया, पूर्ति नहीं हुई, तो कहीं से ऋण ले लिया, पब्लिक बारोइंग कर ली, फिर भी पूर्ति नहीं हुई, तब क्या करेगी सरकार, फिर क्या रास्ता है, कहते हैं ऋण भी ले लिया। अब ऋण तो ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से हो जाएगा, है ना, देश के अंदर से भी लेंगे और बाहरी संस्थाओं से भी ले सकती सरकार, तो राइट है, उसको ले लिया, फिर भी पूर्ति नहीं हुई, अब क्या करेंगे, अब एक ही रास्ता बचा, आरबीआई के पास जाओ और घाटे को पूरा करने के लिए नई करेंसी छपवा दो, तो इसी कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग या हीनार्थ प्रबंधन। तो ये तीन चीज़ों का सरकार सहारा लेती है, हीनार्थ प्रबंधन, यहाँ पर लिख देता हूँ, हीनार्थ प्रबंधन, इन तीन चीज़ों का सहारा लेगी, ठीक है। और ये काम किसके अंतर्गत किया जाता है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत। तो राजकोषीय नीति में करारोपण होता है, सार्वजनिक ऋण होता है, हीनार्थ प्रबंधन होता है, ठीक है। तो करारोपण क्यों किया जाता है, सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य कर लगाती है, ठीक है। कर के अलावा कुछ गैर कर इनकम भी हो जाती है, ठीक है। तो गैर कर स्रोतों से भी राजस्व की उगाही की जाती है, रेवेन्यू लाती है सरकार। तो रेवेन्यू दो तरीके से मिल सकता है, तो टैक्स लगा के भी मिल सकता है, या गैर कर जो स्रोत हैं, जैसे सरकार की कोई कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रही है, तो वो गैर कर राजस्व हो जाता है, ठीक है। तो राज्य कर लगा के इनकम भी ले सकती है, और सरकार की और भी इनकम क्या हो सकती है, सरकार की कोई कंपनी है, कोई कारपोरेशन है, वो यदि प्रॉफिट में चल रहा है तो उससे भी सरकार की आय हो जाएगी, उसको बोलेंगे गैर कर स्रोत, ठीक। तो इससे राजस्व की उगाही होगी। अब देखो सार्वजनिक ऋण, पब्लिक बारोइंग, तो इसकी उगाही में मतलब अगर मान लीजिए कमी पड़ी तो फिर सार्वजनिक ऋण ले लेगी, तो ये ऋण देश के भीतर भी लेती है और देश के बाहर से भी ले सकती है, ठीक है। और हीनार्थ प्रबंधन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, हीनार्थ प्रबंधन में तो जो सरकार का खर्च है, व्यय है, सार्वजनिक व्यय, उसको पूरा करने के लिए अगर वो ऐसे पूरा नहीं हुआ तो लास्ट रास्ता ये भी है, तो क्या करेंगे, सरकार जाएगी आरबीआई के पास, नए नोटों के निर्गमन करवाएगी, नई करेंसी छपवाएगी, ठीक है। और नई करेंसी कौन छापता है, करेंसी कौन छापता है, आरबीआई, केंद्रीय बैंक, तो उसका सहारा लिया जाएगा, तो जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन। तो इसमें क्या होता है, नए नोटों का निर्गमन, नए नोटों का निर्गमन, नए नोटों का क्या किया जाता है, निर्गमन, निर्गमन मतलब जारी करना, इशू कराना, आरबीआई इशू करेगी भारत में इसको, है ना, केंद्रीय बैंक इशू करती भारत में, तो केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी, और आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत आराम आराम से चीज़ों को समझते हैं। तो मोटा मोटा आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि राजकोषीय नीति में क्या क्या किया जाता है, ठीक है, और सार्वजनिक व्यय भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे सरकार की आय के कितने तरीके होते हैं, ठीक है, फिर व्यय के कितने रास्ते होते हैं, ठीक है, उसको डिटेल में भी हम लोग करेंगे, अभी तो हमने शुरू किया है, ठीक है। एक एक चीज़ें पहले समझो। अब हम लोग देखते हैं राजकोषीय नीति में कौन कौन से एस्पेक्ट शामिल होते हैं, ठीक है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, राजकोषीय नीति के प्रमुख पहलू, मेन एस्पेक्ट, ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के मेन एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्रमुख पहलू कौन कौन से होते हैं, जैसे संसाधनों का आवंटन, पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का आवंटन,
संसाधनों का आवंटन। दूसरा, आय का वितरण, आय का वितरण, जो इनकम हुई उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये भी एस्पेक्ट होता है फिस्कल पॉलिसी में। आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एस्पेक्ट है यहाँ पर इसके। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे राजकोषीय नीति के प्रमुख इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। ये तो इसके हो गए एस्पेक्ट, तो इसके प्रमुख इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, टूल्स की बात करते हैं। तो राजकोषीय नीति के प्रमुख अस्त्र, राजकोषीय नीति के प्रमुख अस्त्र, क्या क्या यहाँ पर अस्त्र होते हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है करारोपण, टैक्सेशन, करारोपण एक। दूसरा सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक बारोइंग। ठीक, ये सरकार जनता से ले सकती है। ठीक है, जनता से लेने वाला, सरकार जनता से लेती है। अब कहेंगे जनता से सरकार कैसे ऋण लेती है? अरे बड़े प्यार से ऋण लेती है सरकार, हमको पता ही नहीं चलता है, जनता से ले लेती है ऋण, है ना। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, ये भी इसका अस्त्र है। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, अभी हमने आपको बताया डेफिसिट फाइनेंसिंग, ऋणार्थ प्रबंधन जिसको हम लोग कहते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक, ये इसके टूल्स हैं। तो राजकोषीय नीति के अस्त्र क्या क्या है? टैक्सेशन हो गया, पब्लिक बारोइंग हो गई, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा बजट पे बात कर लेते हैं ना। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर समझ में आई राजकोषीय नीति से संबंधित। अब हम लोग कुछ बजट से जुड़े हुए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, वो हमें जाननी चाहिए। ठीक, तो बजट से जुड़े हुए, बजट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, ये जरूरी नहीं कि यूपीएससी में पूछता भी है, या जरूरी नहीं पूछे, स्टेट पीएससी में पूछ लेता है, स्टेट सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जो फैक्चुअल होते हैं। ठीक है, तो वो हमें जानने चाहिए। ठीक है, तो भारत समेत इंडिया को इंक्लूड करते हुए विश्व के तमाम देशों में जो सालाना वित्तीय विवरण होता है उसको बजट कहते हैं। ठीक है, तो बजट क्या होता है? सालाना वित्तीय विवरण, सालाना, सालाना मतलब वार्षिक, एनुअल, वार्षिक वित्तीय विवरण को कहते हैं बजट। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, आय व्यय का है ना, वार्षिक आय व्यय। ठीक है, वित्तीय विवरण, तो वो आर्टिकल 112, उसी को लोग बजट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बजट ही है, वित्तीय विवरण। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन वर्ड है ना, बुल्गा से, लैटिन वर्ड बुल्गा से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है एक पाउच या थैला। ठीक है, तो दूसरा इसका संबंध आयरलैंड के एक शब्द बोल से भी है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बैग। और ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी भाषा में जो बजट शब्द आया, अंग्रेजी की जो डिक्शनरी है उसमें बजट शब्द 15वीं सेंचुरी में आया। ठीक है, और
इस बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है। तो चमड़े से बना हुआ थैला, तो जो बजट जब पेश किया तो एक थैला लिए रहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वो चमड़े से बना होता है। आजकल तो ब्रीफकेस आ गया है, ठीक है, पहले लेकिन चमड़े के बैग में ही सारे डॉक्यूमेंट बजट के रखे रहते थे, कितना आय है कितना व्यय है उसका अनुमान उसमें रखे रहते थे, थैला लिए रहते थे और फोटो इसे खिंचाते हैं, आप देखते है ना। तो उसी चमड़े के थैले में इसको पहली बार रख के पेश किया गया था। तो ये ऐसा कुछ मतलब पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। तो ये क्यूरियोसिटी होती है कि है क्या, तो वो बताने के लिए हमने आपको बताया। और देखो, तो आज भी पार्लियामेंट में बजट जब पेश किया जाता है, तो बजट पेश करने के लिए जब फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं, वित्त मंत्री, तो प्रतीकात्मक तौर पर चमड़े के छोटे से बैग में उस डॉक्यूमेंट को लेके जाते हैं। ये परंपरा है, बन गई, ठीक। तो भारत में बजट की अगर हम लोग शुरुआत करें हम लोग ना, इंडिया में बजट में कुछ कॉमन बातें थी, ठीक, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी। अब भारत में बजट की अगर हम लोग शुरुआत करते हैं, यूनियन बजट है ना, केंद्र सरकार का बजट। तो भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में, फरवरी 1860 में पेश किया गया था, ठीक है। तो भारत में पहला बजट EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन, EIC के जेम्स विल्सन के द्वारा फरवरी 1860 में पेश किया गया था, 18 फरवरी 1860 में, ठीक है, 1860 में पेश किया गया था, ठीक है। लेकिन ये आज़ाद भारत का बजट नहीं है, ये अभी गुलाम भारत का बजट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी आज़ाद नहीं हुए। फिर जेम्स विल्सन को इसीलिए भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है, ठीक है। भारत में जो बजट सिस्टम है, बजट प्रणाली है, उसका फादर कहा जाता है। तो जेम्स विल्सन को क्या कहा जाता है, ठीक है, इसका जन्मदाता बोल देते हैं, ठीक है, जनक बोल देते हैं। तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को बोला जाता है, ठीक है। तो शुरुआत में जो बजट था उस चूँकि अंग्रेज़ों के टाइम पर था, तो अंग्रेजी में ही बनता था, लेकिन बाद में फिर इसको हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा 1955-56 से, ठीक है। 1955-56 से हिंदी में भी बजट तैयार किया जाने लगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखें कि बजट का संविधान में कहाँ उल्लेख, ठीक है, संविधान क्या कहता है बजट के बारे में, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, इंडियन पॉलिटी, तो उसमें हमने बजट को बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो उतना डिटेल में हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे और रिवाइज कराएंगे। डिटेल में बजट को पढ़ना है संवैधानिक दृष्टिकोण से, तो आप वो लेक्चर देखिएगा इंडियन पॉलिटी वाले, ठीक है। तो इसका संबंध आर्टिकल 112 से, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, आर्टिकल 112 में क्या लिखा है, बजट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण ये लिखा है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो क्या होता है, भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण, ठीक है, भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, प्राप्तियों, है ना, अनुमानित है, क्योंकि आगामी जो फाइनेंशियल ईयर होता है, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का होता है बजट, है ना, तो ये एक अनुमान लगाया जाता है कि इतना इतना हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा और इतना इतना यहाँ से खर्च हो जाएगा, ठीक है। प्राप्त ज़्यादा हुआ खर्च कम हुआ तो सरप्लस बजट है, लेकिन अगर प्राप्त कम हुआ और खर्च ज़्यादा हो गया तो फिर घाटे का बजट है। तो उसको फिर हीनार्थ प्रबंधन के माध्यम से उसको प्रयास किया जाता है कि उसको मैनेज किया जाए, ठीक है, या लोन लेके, ठीक।
तो भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्च, आय और व्यय बेसिकली, और खर्च का विवरण है ये वित्तीय विवरण, खर्च का विवरण। और ये क्या लिखा, वार्षिक, कौन सी वार्षिक, आगामी, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आगामी, अपकमिंग, तो आगामी यानी आने वाला, जो भी आया नहीं, ठीक। तो फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर अगले साल का 31 मार्च, ठीक है, इसका होता है। जैसे 1 अप्रैल 2000, जैसे अभी शुरू होगा 1 अप्रैल 2023, अभी शुरू होगा, दिसंबर खत्म हो रहा है, ठीक है, और अप्रैल आएगा, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तो वो होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो उसका अभी बजट पेश होगा फरवरी में, ठीक है। तो वो साल अभी शुरू हुआ है, तो उसका अनुमानित ही तो होगा ना, एस्टिमेटेड होगा। क्लियर, याद रखिएगा। फिर इसमें एक कमेटी बनाई गई थी, एकवर्थ कमेटी, एकवर्थ कमेटी, एकवर्थ कमेटी। ये कमेटी क्यों बनाई गई थी, एकवर्थ कमेटी? ये जो आम बजट होता है और रेल बजट होता है, इसको अलग अलग करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक। तो आम बजट और रेल बजट को अलग अलग करने के लिए ये कमेटी गठित की गई थी, एकवर्थ कमेटी। तो रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन इसको पृथक करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो बजट की संरचना की अगर हम लोग बात करें, देख लो बजट में क्या क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, इसको देखो जरा। तो इसकी संरचना देखते हैं, बजट की संरचना में क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें बजट में 3 लगातार वर्षों के व्यय और प्राप्तियों का विवरण दिया रहता है। तो वो बजट को मतलब आय और व्यय है ना। तो जो भारत सरकार का बजट होता है, इसमें 3 लगातार वर्षों के प्राप्तियों और व्यय का विवरण दिया रहता है। तो इसमें 3 लगातार वर्षों की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण दिया रहता है, ठीक है। विवरण दिया रहता है, ओके। ये बात, अब आप ये 3 लगातार वर्ष है ना, इसको याद रखो, 3 लगातार वर्ष। तो ये 3 लगातार वर्ष कौन कौन से होंगे? आने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान, पहला, आने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान, आने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान। एक तो वर्ष ये हो गया, क्योंकि बजट अनुमान हमेशा आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है ना, ठीक है। फिर चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान, चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और उसका कारण, ठीक है, तथा इसका कारण। क्या मतलब? जैसे मान लो अभी जो नया बजट आएगा तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आएगा, जो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक रहेगा, ठीक है। तो वो अपकमिंग ईयर का बजट होगा। लेकिन जब वो ईयर शुरू हो जाएगा तो उस पहले उसमें अनुमान लगा दिया गया कि इतना हमें प्राप्त होगा और इतना खर्च करना होगा। ये अनुमान लगा लिया कि इस सेक्टर से इतना मिल जाएगा और इस सेक्टर में इतना खर्च हो जाएगा। लेकिन जैसे वो साल आया और कुछ समय गुजरा तो लगा कि जो हमने अनुमान लगाया था वो सटीक नहीं बैठ रहा है, वो सटीक
नहीं बैठ रहा है, प्राप्तियां कम हो रही, खर्च ज़्यादा हो रहे, तो उस अनुमान को क्या कर दिया जाएगा, उसको मॉडिफाई किया जाएगा, संशोधित कर दिया जाएगा। तो शुरू में अनुमान लगाया गया था, उसको बदल दिया जाएगा। क्यों बदला गया, उसका कारण भी उसमें बताना रहेगा। तो ये हो गया। और तीसरा, ये समझ में आ गई बात। जैसे अब ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 खत्म होने वाला है, तो इसका संशोधित अनुमान होगा। जो 2022-23 की शुरुआत में जो बजट बनाया गया होगा वो अनुमान, और जो अब 2022-23 खत्म होने वाला है तो उसमें अनुमान में संशोधन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अनुमान शुरू में लगाया गया था वो सटीक नहीं बैठेगा। तो आगामी वर्ष के लिए क्या होता है, आने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान होता है और चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान होता है। ठीक है। तीसरा, एक वर्ष पीछे के लिए वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय। एक वर्ष पीछे के लिए है ना, प्राप्तियां तथा व्यय के लिए वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय। ये अब ध्यान समझना, देखो अब हम इसको ऐसे समझाते हैं, यहाँ पर उदाहरण लेके समझाते हैं। मान लो कि इस समय जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23, 2022-23 यहाँ लिखते हैं 2022-23, जब ये शुरू हुआ होगा तो इसका बनाया गया होगा क्या, आने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान। तो इसका क्या लगाया गया होगा, बजट अनुमान लगाया गया होगा। तो एक वर्ष तो इसमें ये हो गया, लेकिन अब ये खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब इसे संशोधित करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, संशोधित इसके पहले वाले का है ना। तो जब ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले इसका बजट बना होगा, लेकिन जब इसका बजट बना होगा तो इसके पहले कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, 2021-22 चल रहा होगा। ठीक है, तो ये चालू वर्ष है ये वाला। तो बजट अनुमान आगामी वर्ष, ये आगामी वर्ष है, ये आगामी वर्ष था 2022-23 जिसका बजट अनुमान लगाया गया, और 2021-22 उस समय चालू वर्ष रहा होगा, करंट ईयर चालू वर्ष रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या प्रस्तुत किया गया, संशोधित अनुमान। तो इसके लिए क्या होगा, संशोधित अनुमान होगा, मॉडिफाइड एस्टीमेट। ठीक है, फिर 3 वर्ष हमने कहा, 3 वर्ष का प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। तो फिर क्या लिखा है, एक वर्ष पीछे के लिए, यानी 2021-22 से एक वर्ष और पीछे जाओ, यानी 2020 और 21, ये हो गया एक वर्ष पीछे वास्तविक प्राप्तियां। तो वास्तविक प्राप्तियां, ठीक। अब बात समझ में आ गई। तो ये 3 वर्ष यूज होते हैं। ठीक है, आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान, करंट ईयर के लिए संशोधित अनुमान, उसके और एक वर्ष पहले का वास्तविक प्राप्ति। तो जैसे इस समय जो बजट अनुमान 2022-23 लगाया गया, ठीक है, अब नया जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 2023-24 शुरू होगा, आगामी अब 2023-24 होगा कि नहीं होगा, इसके लिए बजट बनेगा और इसके लिए संशोधित हो जाएगा 2022-23 के लिए, और रियल में कितना प्राप्त और व्यय हुआ था तो वो अब 2021-22 के लिए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 3 साल का यहाँ पर क्या होता है, 3 लगातार वर्षों की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। 3 लगातार हो गए, 20-21, 21-22, 22-23, 3 लगातार। क्लियर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसमें ये सर्वे हो जाता है ना, कि वास्तव में क्या स्थिति रही। पहले हमने अनुमान ज़्यादा लगा लिया, फिर अनुमान को मॉडिफाई किया, और फिर वो भी नहीं हुआ तो वास्तविक क्या हुआ, है ना। तो जैसे 2022-23 का बजट इस समय चल रहा है, तो आगामी वर्ष अब शुरू होने वाला है, तो इसका बजट बनेगा, इसके लिए मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक है, और जब बजट अगला फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा 2024-25, तो इसके अनुमान होगा, इसके लिए संशोधित होगा और इसके लिए वास्तविक हो जाएगा। क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो
मुझे लगता है कि ये बात आपको बजट की संरचना समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो बजट है हमारा, जो केंद्रीय बजट है, भारत सरकार का जो बजट है, उसे राष्ट्रपति हर वित्त वर्ष के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश करवाते हैं। कौन पेश करवाता है? राष्ट्रपति। पेश कौन करता है? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन, ये पॉलिटी में भी आपको पढ़ाया था। बजट संसद के दोनों हाउस में कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। रखता कौन है? वित्त मंत्री। ध्यान रखिएगा, ये बात पकड़ के चलिएगा अच्छे से, ठीक है? ओके। राष्ट्रपति की सिफारिश, अब देखिए बजट में बहुत सारी चीजें, जैसे अनुदान की मांग होती है, डिमांड ऑफ ग्रांट, ये हम आपको पॉलिटी में पढ़ा चुके बहुत अच्छे से। अनुदान की मांग, ठीक है, डिमांड ऑफ ग्रांट। तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, यानी विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के अनुदान की मांग को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी अनुदान की मांग को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो अनुदान की मांग कहां पर प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में। पॉलिटी वाले लेक्चर देखिए, अगर यहां पर पॉलिटी वाले लेक्चर आपको कारगर हो जाएंगे, ठीक। दूसरा, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कर निर्धारण करने वाला कोई विधेयक संसद में नहीं लाई जाएगा, ठीक है? जैसे मान लो कोई नया कर लगाना है, नया टैक्स लगाना है, तो ऐसे ही सरकार टैक्स नहीं लगा देगी। तो पहले राष्ट्रपति उसकी रिकमेंडेशन करेंगे, तो उसके लिए बिल आएगा पार्लियामेंट में, और फिर वो बिल पास होके कानून बन जाएगा, तब उस कानून के तहत नया टैक्स लगाया जाएगा। तो तभी कहते हैं कि कोई नया टैक्स बिना विधि के नहीं लगाया जाता है। तो पहले विधि बनाई जाएगी, विधि बनाने के लिए बिल लाया जाएगा। तो नया टैक्स लगाने वाला अगर कोई बिल पार्लियामेंट में लाना है, तो राष्ट्रपति की बिना पूर्व सिफारिश के नहीं लाया जा सकता। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? और फिर वो विधि बन जाएगा, तो फिर उस विधि के तहत टैक्स लगाया जाएगा। तो बिना विधिक प्राधिकार के कोई कर लगाया और वसूला नहीं जाता है। ये नोट करिएगा, बिना विधि के, बिना विधिक प्राधिकार, ऐसे लिख दो, बिना विधिक प्राधिकार के कोई कर लगाया या वसूला नहीं जा सकता, कि कोई कर लगाया या वसूला नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बिना लीगल अथॉरिटी के कोई भी कर नहीं लगाया सकता, इम्पोज नहीं किया जा सकता, और ना ही उसे वसूला जा सकता है, ठीक है? बिना लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी कैसे होगी? तो उसके लिए पहले एक कानून बनाया जाएगा, कानून बनाने के लिए पहले उसके बिल लाया जाएगा, बिल लाने के लिए राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? और देखो, जैसे संचित निधि पर भारित व्यय आपको पढ़ाया था, ठीक है? एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है? तो वो क्या होता है? तो ये शब्द भी यूज होगा, तो ये शब्द यूज होगा, तो उसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है? उसमें संसद में बहस तो होगी, बट उसमें मतदान नहीं होगा, वोट नहीं होंगे। पॉलिटी वाले लेक्चर देखो, पढ़ाया पूरा। तो बजट जब ये होता है, बजट पेश किया जाता है, तो इसमें संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किए गए व्यय दोनों को अलग अलग दिखाना होता है, ठीक है? तो संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, तो संचित निधि से किए जाने व्यय पर मतदान होता है, लेकिन संचित निधि पर भारित व्यय पर मतदान नहीं होता है, बहस हो सकती है, ठीक है? अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बताइएगा, और नहीं तो पॉलिटी वाले लेक्चर में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया, आप देख लीजिएगा, बजट वहां पढ़ाया था, ठीक है? तो क्लियर होगी बात। तो आर्टिकल 265 में ये बात लिखी है,
बिना विधिक प्राधिकार के कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा और ना ही उसे वसूला जाएगा। आर्टिकल 265। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और थोड़ी सी बात यहाँ पर करते हैं। जैसे आर्टिकल 266 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 266 संविधान में ये क्या प्रावधान करता है? तो इसमें भारत की संचित निधि और लोक लेखा का जिक्र किया गया है। तो इसमें भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि और लोक लेखा, है ना, पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा का जिक्र किया गया है। लोक लेखा का जिक्र किया गया है, जिक्र किया गया है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, और लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, इसका जिक्र किसमें मिलता है? आर्टिकल 266 में। तो भारत सरकार को जो भी राजस्व मिलता है ना, टैक्स लगाया, ठीक है, मतलब राजस्व, जो भी भारत सरकार को रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। दूसरा, लोन सरकार लेती है ना, कर्ज लेती है, लोन सरकार लेकर आई कहीं से, या लोन की अदायगी प्राप्त करती है। जैसे लोन हमने कहीं दिया और हमें वो वापस मिला, ये भी तो होता है। ठीक है, तो लोन जो हम लेकर आए वो, और जो लोन हमने किसी को बांटा वो हमें रिटर्न मिला, वो सारा का सारा पैसा कहाँ पर इकट्ठा होता है? कंसोलिडेटेड फंड में इकट्ठा होता है। ठीक है, और कंसोलिडेटेड फंड की प्रहरी कौन होता है? लोकसभा। लोकसभा की बिना अनुमति से संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाता है। उसके लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है पहले, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पहले पास कराना होता है पार्लियामेंट में, तभी संचित निधि से सरकार पैसा निकाल पाएगी। ठीक, ये पॉलिटी में हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, तो ऐसी ही संचित निधि राज्यों की भी होती है। तो संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है? समझ में आ गया कहाँ से आता है? ठीक है, तो इस निधि में से एक भी पैसा बिना विनियोग विधेयक के नहीं निकाला जा सकता है। एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 266 में इतनी बात आपको समझ में आई संचित निधि वाली। अब हम लोग बात करेंगे इसी में, जैसे तो संचित निधि पूरा कंसोलिडेटेड फंड क्लियर हुआ। ठीक है, तो 200 आर्टिकल जो 266 है, इसका जो क्लॉज नंबर 1 है, ठीक है, ये संचित निधि को बताता है। ठीक है, तो आर्टिकल 266 के क्लॉज नंबर 1 में कंसोलिडेटेड फंड का जिक्र पूरा किया गया है, और उसमें मतलब भारत सरकार की कंसोलिडेटेड फंड है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या कहा गया? संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां इसमें जमा होंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, सरकार द्वारा जो ट्रेजरी बिल वगैरह जारी किया जाता है उससे जो पैसा आता है वो इसमें जमा होता है। ठीक है, लोन लिया, लोन दिया, वो वापस मिला, वो सब इसी में जमा होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये आर्टिकल 266 1 में लिखा है। अब ये तो क्लियर हो गया पूरा। अब लोग बताते हैं आपको लोक लेखा, सार्वजनिक खाता, पब्लिक अकाउंट। ठीक है, तो ये पब्लिक अकाउंट क्या है इसको भी देख लो। पब्लिक अकाउंट यहाँ पर बता देते हैं। पब्लिक अकाउंट, इसको हम लोग सार्वजनिक खाता या लोक लेखा बोलते हैं। तो संविधान का आर्टिकल 260 क्लॉज नंबर 2 है ना, पब्लिक अकाउंट को बताती है, और 266 के क्लॉज नंबर 1 किसको बताती है? संचित निधि को बताती है। तो इसमें पैसा कहाँ से जमा होगा? ये ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो वास्तव में सरकार की नहीं होती, बल्कि दूसरे के लिए, तथा जिन्हें बाद में उन्हें लौटाना भी पड़ता है। ठीक है, वो इसमें रखी जाती है, और इससे धन निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार की इसमें नहीं होती है जो जमा, सरकार उसे यूज कर सकती, बाद में उसमें डाल देगी। क्लियर? अब ये हो गया।
अब बात करते हैं हम लोग आकस्मिक निधि की। एक और होती है आकस्मिक निधि, ठीक। एक मिनट, इसमें कुछ रह गया क्या? हाँ, अब आकस्मिक निधि और देख लेते हैं। कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो भी इसका यूज होता है यहाँ पर, इसलिए पॉलिटी में तो मैं पढ़ा ही चुका था। कॉन्टिंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। तो आपको पता है ना, राजकोषीय नीति में क्या होता है, जो फंड होता है ना, फंड, राज्य का फंड, उसको मैनेज किया जाता है। तो ये फंड ही तो है ना, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, कॉन्टिंजेंसी फंड, इसी को तो मैनेज किया जाता है राजकोषीय नीति में। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसके लिए आर्टिकल 267 है, इसमें ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था, कंटिंजेंसी फंड किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया, तो ये ठीक। तो आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए ये इसमें अमाउंट रखा जाता है। आकस्मिक, जैसे मान लो देश में अचानक, जैसे मान लो भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कोई महामारी फैल गई, तो उसके लिए सरकार को राहत कार्य चलाने हैं। तो राहत कार्यक्रम चलाने हैं, तो अगर संचित निधि से पैसा निकालेगी तो पहले विनियोग विधेयक पास कराना पड़ेगा, तब पैसा मिलेगा, तब तक तो वहाँ लोग मर जाएंगे। तो इसलिए ये कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है तो आकस्मिक निधि से पैसा सरकार को तुरंत मिल जाता है। इसमें कोई बिल पास नहीं कराना होता है, राष्ट्रपति उसको निकाल के दे, राष्ट्रपति का राइट होता है ना, और राज्य में राज्यपाल का राइट होता है इस पर। तो राष्ट्रपति के अधीन होती है, राष्ट्रपति सरकार को तुरंत दे देगी। और राष्ट्रपति तो सरकार के इशारों पर चलते ही है। सरकार ने कहा हाँ चाहिए, राष्ट्रपति ने दे दिया कि ये आकस्मिकता घटी है, उसके लिए हमें काम करना है, और बाद में जब बजट में पैसा आएगा तो ये यहाँ पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार के संबंध में राष्ट्रपति तथा राज्य सरकार के संबंध में राज्यपाल के पास आकस्मिक निधि का राइट होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कुछ ऐसे आकस्मिक और अनिश्चित व्यय अचानक आ जाते हैं जिसकी पूर्ति संसद की स्वीकृति तक के लिए टाला नहीं जा सकता है। संसद की स्वीकृति लेंगे तब तक तो लोग मर जाएंगे। कहीं बाढ़ आ गई, बाढ़ राहत कार्यक्रम चलाना है सरकार, और संसद से हम स्वीकृति मांगे, संसद स्वीकृति देगी 2 महीने में, तब तक तो वहाँ लोग मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में, इमरजेंसी में, है ना, यहाँ से निकाल लिया जाता है पैसा, और काम पूरा होने के बाद, है ना, इसे संसद से अधिकृत ऑथराइज करा के संचित निधि से पैसा निकाल के इसमें उठा के डाल दिया जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, राजकोषीय नीति का मतलब समझा, राजकोषीय नीति में क्या क्या होता है, ठीक है। फिर बजट क्या है ये भी हमने आपको बताया यहाँ पर थोड़ा, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या है वो बताया, संचित निधि क्या है, आकस्मिक निधि क्या है, लोक लेखा क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। अब राजकोषीय नीति का जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम आगे की बातें करेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।